उनको लगता है नहीं हम पैदल चले जाएंगे, हम बस से चले जाएंगे, हम कार में नहीं बैठेंगे, हम आगे नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनके लास्ट मोमेंट्स किसी और जन्म में किसी कार क्रैश में रहे होंगे। एकदम उन्होंने अपना मुंह उठाया और बिल्कुल ब्लू आइज जैसे मूवी में दिखाते हैं, तब तक मुझे पता नहीं था कि किसी की आइज का कलर चेंज हो सकता है। ऐसे एकदम देख के मुझे कहा, बताया तो है कि मेरा क्या नाम है। और मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, ऐसे मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ, सीसीटीवी में दिख रहा है कि मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, लेकिन सामने कोई नहीं है। तो मैं कैप्चर्ड हूँ, सामने कोई नहीं है। तो हमारे आसपास, जैसे आपने बोला कि स्पिरिट्स हमारे आसपास रहती हैं, लेकिन हम ये कैसे समझेंगे कि जो हमारे आसपास स्पिरिट है वो हमें हार्म कर सकती है, वो इविल है या बाय नेचर वो सॉफ्ट है? कुछ ऐसा भी होता है साइंस? हाँ, साइंस आपको, जैसे अगर आप कहीं पे रहते हैं और आपको लगता है कि मेरे घर में बैठ के मुझे बहुत रिलैक्स्ड फील होता है, जब से मैं इस घर में आई हूँ मेरी प्रोग्रेस हो रही है, मेरी प्रमोशन हो रही है, मुझे पैसे मिल रहे हैं, या किसी के घर में एक बेबी की ब्लेसिंग हो जाती है, या एक अच्छा रिलेशनशिप में आप चले जाते हो, आपकी हेल्थ कंडीशन बेटर हो जाती है, अच्छे डॉक्टर्स मिल जाते हैं, हायर एजुकेशन के चांसेस मिल जाते हैं, तो प्राइमरीली आपकी स्पेस जो है वो एक पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन की स्पेस है। लेकिन अगर आप बीमार पड़ने लग जाओ, अगर आप बिना वजह के परेशान होने लग जाओ, लोग आपको बोलें कि आप बहुत एग्रेसिव हो रहे हो, तो या आपको अच्छे से नींद नहीं आती, नींद आती है तो नींद खुल जाती है, खुल के वापस नहीं आती, दूसरे कमरे में जाने से डर लगता है, आपके घर में प्लांट्स थ्राइव नहीं करते, तुलसी नहीं उगती, तुलसी मुरझाती रहती है, प्लांट्स लगाते हैं सूख जाते हैं। तो कोई भी नई फॉर्म ऑफ लाइफ जब आपका घर सपोर्ट नहीं करता, तो ये कुछ साइंस होते हैं कि जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो जो एविल एनर्जीज होती हैं, एविल स्पिरिट्स, उनसे हमको कैसे खुद को फ्री रखें कि वो हमें हार्म ना करें? लेट इट बी कि वो हमारे आसपास है, ये हमने मान लिया कि हो सकता है यहाँ भी हो, बट वो मुझे कुछ ना कहे या किसी और को कोई हार्म ना करे, उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस भी लिए जाते हैं? हाँ, इसके लिए मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी कि इसके लिए हम सबको एक स्पिरिचुअल रूटीन डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। आपको याद होगा कि पुराने ज़माने में गुरुकुल होते थे और सबकी एक मॉर्निंग की 2-3 घंटे की रूटीन होती थी, जिसमें प्राणायाम होता था, एक्सरसाइज होता था, मंत्रा चैंटिंग होता था और एक टाइप का खाना खाया जाता था। जैसे जो बहुत ज़्यादा कच्चा मीट वगैरह खाते हैं, ये खाना जिन का खाना है, ये खाना पिशाच का खाना है, तो अगर आप उनका खाना खाओगे तो उनको आपसे और भी अट्रैक्शन होगी। कि वो आपके अंदर पार्शियल पोजेशन लेके ये प्लेजर एंजॉय कर सकते हैं या आनंद ले सकते हैं। तो इन चीज़ों से किसी हद तक दूर रहना या इनको बैलेंस में लेना। पर मैं यहाँ पे कहूँगी कि 2 कवच आपको ज़रूर रोज़ करने चाहिए, इनमें से कम एक है देवी का कवच और एक है हनुमान कवच। हनुमान चालीसा नहीं, पर हनुमान कवच और देवी कवच। तो ये एक तरीके की स्पिरिचुअल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं आपको, और अगर हम इनको रोज़ एक बार करें सुबह, तो एक तरीके से हम अपना आर्मर, अपना कवच पहन के ही निकल रहे हैं या रह रहे हैं उस घर में। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, गंगा जल का छिड़काव करना, तुलसी की पूजा करना, अपने घर के बाहर गंदगी ना रखना, अपने घर के अंदर गंदगी ना रखना। कई लोग अपने घर के बाहर ही जूते खोल देते हैं या घर में घुसते ही उनके जूते का रैक होता है। ये सारी चीज़ें बहुत नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा को अट्रैक्ट करती हैं। तो जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, लेट्स से कि वो हमारे घर में है, तो अगर हम रेगुलरली जो आपने बताया देवी कवच या हनुमान कवच पढ़ेंगे या चला भी देंगे स्पीकर पे, तो भी रिलैक्सेशन मिलेगा इससे? रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगा, लेकिन हर चीज़ की एक डिग्री होती है। अगर आपको चोट लगी है और आप सिर्फ डिटॉल के बारे में सोच रहे हो तो कम असर करेगा, अगर आप डिटॉल लगा लोगे तो ज़्यादा असर करेगा, रोज़ रोज़ डिटॉल लगाओगे तो और जल्दी चोट ठीक हो जाएगी, अगर आप उसके साथ एक पेन किलर भी खा लोगे तो और जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। तो हर एक चीज़ की एक डिग्री होती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बेस्ड है। किसी भी कवच की, किसी भी मंत्र की बहुत हाई वाइब्रेशन होती है और इन एनर्जीज़ की बहुत लो वाइब्रेशन होती है। तो जब आपके घर में पूरे टाइम कोई चीज़ चलेगी
मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा, आप कुछ चलाएंगे तो आपके एनवायरनमेंट में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर आप किसी चीज़ का उच्चारण करेंगे तो आपका पर्सनल आर्मर जो है वो बढ़ेगा। ये दो अलग चीज़ें हैं, आपका घर अलग है और आप अलग हैं। तो जब तक हम किसी चीज़ का उच्चारण नहीं करेंगे, उसकी साउंड वेव्स हमारी बॉडी में नहीं जाएंगी, तब तक हमारा कवच, हमारा ऑरा, हमारी एनर्जेटिक फील्ड स्ट्रांग नहीं होगी। और अगर आपको अपने घर में ये पॉजिटिविटी करनी है तो आप वहाँ पे चला सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चला के साथ में कपड़े धो रहे हैं और बाथरूम धो रहे हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक तरीके से उसका अपमान है। अभी अक्सर हम ना प्रेत, भूत, आत्मा, इन सब के बारे में सुनते हैं, पढ़ते भी हैं। तो इनमें इनकी डिग्री अलग होती है या इनका स्वरूप ही अलग होता है, इनका रूप ही अलग होता है? लाइक ये कोई एक पर्टिकुलर सोल आत्मा बनेगी, पर्टिकुलर सोल प्रेत बनेगा या ब्रह्म राक्षस बनेगा, तो इसमें कैसे आइडेंटिफिकेशन होता है, इनके क्या साइंस होते हैं? ये काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगी। जो आत्मा मुक्ति की तरफ नहीं जा पाती वो प्रेत बनती है। जो आत्मा सिर्फ भटक रही होती है वो एक बेसिक लेवल का भूत या घोस्ट जिसको हम कहते हैं, और प्रेत उसके ऊपर की जो योनि होती है, जिसको रिलीज नहीं मिलता, जिसको मुक्ति नहीं मिलती। ऐसे लोगों ने अपने जन्म में बहुत बुरे काम भी किए होते हैं। और उसके आगे आता है पिशाच। पिशाच एक बहुत ही डेंजरस एंटिटी है और पिशाच को निकालना भी बहुत इजी नहीं है। कर्ण पिशाचनी आपने सुना होगा। कर्ण पिशाचनी एक तरह का तांत्रिक पिशाचनी है जो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकती है, आपके लिए बहुत सारे काम कर सकती है, लेकिन उसको खुश रखने के लिए आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं। अलग तरीके की तांत्रिक पूजा करनी पड़ती है, क्योंकि वो इतनी डिससेटिस्फाइड हो जाती हैं बहुत जल्दी कि वो बिल्कुल नेगेटिव आपके अगेंस्ट भी हो सकते हैं। तो ये एक और है। जिन एक और चीज़ होती है जो बिल्कुल आग उसका एलिमेंट होता है, आग, फायर। और ये जो है वो चीज़ों को कैप्चर करते हैं, पोजेस करते हैं, और इनको हम पोजेस करते हैं। जो कुछ तांत्रिक होते हैं वो इनको पोजेस करते हैं। हम कहते हैं जिनको हमने बॉटल के अंदर डाल के बंद कर लिया। ये सारी चीज़ें आपको वो चीज़ें दे सकती हैं जो इंसान को नॉर्मली चाहिए, जैसे कि घर, पैसा, दौलत, शोहरत, नाम। लेकिन ये चीज़ें आपसे बहुत सारी चीज़ें ले भी सकती हैं और उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। उसके भी ऊपर होता है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस ऐसे माना जाता है कि बहुत पहुँचे हुए जो आत्माएं होती हैं, जिनकी गलत रीज़न से डेथ हो जाती है। आप मान लीजिए कोई प्रीस्ट है, कोई पुजारी है, कोई पंडित है, या कोई बहुत एजुकेटेड लिटरेरी पर्सन है, जिसने बहुत मंत्रोच्चारण किए हैं, बहुत साधना की है, और कुछ एंड में गलत हो गया और वो इस योनि में चला गया। वो ब्रह्म राक्षस होते हैं। वो बहुत बहुत पावरफुल होते हैं। उनको निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनके पास तंत्र की भी शक्ति है, मंत्र की भी शक्ति है। तो ब्रह्म राक्षस जो हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। जब भी किसी के ऊपर इन आत्माओं का या इन टाइप की चीज़ों का इफ़ेक्ट होता है तो उनके सिम्टम्स थोड़े अलग अलग होते हैं। लेकिन इन सब के सिम्टम्स को अलग अलग करने से ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि ये एक साइकेट्रिक बीमारी नहीं है। जब डॉक्टर्स को समझ में नहीं आती तो वो कहते हैं इसको किसी टाइप का डिसऑर्डर हो गया है, बाइपोलर हो गया है, इसको स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है। स्किज़ोफ्रेनिया इन द स्पिरिचुअल लैंग्वेज एक मल्टीपल पोजेशन होता है। मल्टीपल पोजेशन, हाँ, एक बॉडी के अंदर बहुत सारी आत्माएं आनी और जानी। ऐसा मूवीज में देखा है मैंने, हाँ, लाइक हॉलीवुड मूवीज एग्जैक्टली कि कभी वो कैसी आत्मा आ रही है, कभी कैसी आ रही है, कभी वो लड़की की आवाज बना के बोल रही है, कभी लड़के की। तो पर्सनालिटी भी कह लेते हैं और इसी को हम स्किज़ोफ्रेनिया भी कह लेते हैं। तो डॉक्टर्स के पास स्किज़ोफ्रेनिया का भी एक कॉन्क्रीट इलाज तो नहीं है, तो वो अलग जो भी वो करते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द मेडिकल प्रोफेशन। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में ये मल्टीपल पोजेशन है। आप अगर मेहंदीपुर बालाजी जाएं तो आपको वहाँ लोग दिखेंगे जो कभी कह रहे हैं मैं प्रिंसेस डायना हूँ और थोड़ी सी देर के बाद एक छोटा सा बच्चा बन के क्रॉल करके चल रहे हैं। तो वो मल्टीपली जो हैं वो पोजेस्ड हैं। तो आपका एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा मल्टीपल पोजेस्ड?
हाँ, मेरे कुछ क्लाइंट्स रहे हैं जो मल्टीपल पोजेस थे, जिसमें से 2 को मैं क्लियर कर पाई, लेकिन बाकी जो हैं फिर हमें वो आगे भेजने पड़ते हैं, किसी टेंपल में ही भेजने पड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्लियरिंग अलाउ नहीं करती। ओके। जैसे कि, या अगर आप पूछें कि किसकी क्लियरिंग नहीं हो सकती, किसकी क्लियरिंग नहीं? जिसने किसी का कर्स एक्सेप्ट किया होता है कि हाँ मैंने ये गलती करी थी, और उसने उसको कर्स कर दिया या वो उसके थ्रू उसमें आ गया, उसकी गलती थी, उन दोनों चीज़ों के सोल कॉन्ट्रैक्ट को आप कट नहीं कर सकते। तो जहाँ एक बंदे की फ्री विल नहीं है, जिसे कहते हैं कि अगर आपकी इच्छा ही नहीं है ठीक होने की, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ गलत मैंने किया है, तो कितनी भी आपको दवाई दे दें आप ठीक नहीं होगे। इट्स नॉट योर फ्री विल, आपकी फ्री विल नहीं है उसमें। वैसे ही अगर एक आत्मा और एक इंसान का ऐसा कनेक्ट है कि वो उसको या तो पिछले लाइफ से लेके आ रहा है या इस लाइफ में उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट इतना स्ट्रांग है, तो उनको अलग कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। जो मेरे लाइक आज जो मैं अभी ह्यूमन बॉडी में हूँ, मेरी सोल ह्यूमन बॉडी में है, तो जो चीज़ें मैं आज फेस कर रही हूँ, जो सिचुएशन में मैं आज हूँ, तो आफ्टर दैट जो मेरी सोल है उसको वो सब याद रहेगा। हाँ। वो सब हमारे संस्कार कहते हैं, वो लेकर जाएगी साथ में। हाँ, इसको हम सोल मेमोरी कहते हैं, सोल डीएनए, क्योंकि हमारा डीएनए तो अब हमारी बॉडी में है, बॉडी तो यहीं रह जाएगी, लेकिन सोल की एक मेमोरी होती है, सोल का भी एक डीएनए होता है, और वो डीएनए पे वो सारी मेमोरीज कैरी करता है। इसीलिए लोगों को आपने देखा होगा कि लिफ्ट से डर लगता है, हाइट से डर लगता है, फोबियाज जो होते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, हाइट का फोबिया होता है। मुझे खुद ही हाइड्रोफोबिया था। मुझे 4 फीट के स्विमिंग पूल में घुसते हुए लगता था कि अब मैं बस यहाँ मर जाऊंगी। मुझे एक कॉफिन दिखाई देता था, उसमें मेरे को एक बॉडी दिखाई देती थी, और मुझे लगता था ये मेरी ही बॉडी है। और लोग मुझे कहते थे इतना क्या है, सर डाल लो पानी में, धीरे धीरे ब्रीथ करो। ये टेक्निक की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम ये है कि आपकी आत्मा को याद है कि पिछले जन्म में या किसी पिछले जन्म में आपकी बहुत पानी के नीचे दर्दनाक मौत हुई होगी। लेकिन मैंने अपने आप को आकाशिक रिकॉर्ड से हील किया है। अभी भी मैं कोई बहुत कंफर्टेबली स्विम नहीं कर सकती, पर मैं आराम से 2-3 घंटे पूल में बिता सकती हूँ। तो सोल डीएनए जो होता है वो आकाशिक रिकॉर्ड से लिंक्ड होता है, और जो सोल मेमोरी होती है वो हर इंसान को होती है। आपको भी किसी चीज़ से डर लगता होगा जिसका कोई रैशनल रीज़न नहीं है। आपको भी किसी चीज़ के बारे में लगता होगा कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। एंजाइटी अटैक्स कहती हूँ मैं तो वो, कि मुझे एंजाइटी होती है अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। बेसिकली एंजाइटी रहती है मुझे कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो ये हो सकता है क्योंकि हो चुका है और आपने उसके बाद बहुत सफ़र किया है, तो हमेशा वो एक डर बना रहता है। जैसे कई लोगों को गाड़ी में बैठते ही डर लगता है, क्योंकि उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो चुका होता है। उनको लगता है नहीं हम पैदल चले जाएंगे, हम बस से चले जाएंगे, हम कार में नहीं बैठेंगे, हम आगे नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनके लास्ट मोमेंट्स किसी और जन्म में किसी कार क्रैश में रहे होंगे। अब ऐसे फियर के साथ इस जिंदगी को निकालना ज़रा सा मुश्किल है, इसीलिए आकाशिक रिकॉर्ड्स की क्लियरिंग इसमें काफ़ी हेल्प करती है। ओके, इट वाज सो गुड टू हियर दिस, बट आई जस्ट वांट टू नो कि आपका, हम लोग अक्सर बर्थ मार्क भी लेके पैदा होते हैं जी। तो वो भी कई बार होता है, किसी की बॉडी पे कोई निशान होता है, हाँ जी, फेस पर या किसी भी बॉडी पार्ट पे कोई निशान हो सकता है, तो ये भी हमारा सोल लेके आई है, जो भी बॉडी में ये हमारी सोल लेके आई है। कभी कभी जो बहुत ट्रॉमेटिक डेथ्स होती हैं, कई लोगों के गले में निशान होता है, तो हो सकता है स्ट्रैंगुलेशन से डेथ हुई हो, या हैंग करके हुई हो, या रस्सी से किसी ने मारा हो। कई लोगों के बुलेट के मार्क्स बहुत कॉमन हैं फेस के ऊपर, स्पेशली यहाँ पे। मेरे 2 क्लाइंट्स हैं जिनके बुलेट मार्क्स हैं यहाँ पे बाय बर्थ, बाय द टाइम दैट दे वर बोर्न, प्रॉपर बुलेट मार्क है। अच्छा। तो आप मेकआउट कर सकते हो। किसी का सिक्कल जो दराती होती है उसका मार्क है पूरे का पूरा पीठ पे, तो ऐसे करके घोंपा गया होगा और ऐसे ही निकाला गया होगा, तो वहाँ पे पूरा एक सिक्कल जो सी टाइप का शेप रहता है उसका पूरा एक मार्क है। तो वही इंसान को जब हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया तो उनको वो लाइफ दिखाई दी कि मैं खेत में खेती कर रही थी, यंग लड़की, पीछे से मार दिया और पीछे से किसी ने मारा। तो बॉडी तो हमारी चेंज हो जाती है, तो सोल का वो निशान बॉडी पे रह जाता है। नाइस। अच्छा, ये वाला एक हमने जो प्रेत और पिशाच की बात कर रहे थे, तो इनका भी आपका कभी रियल लाइफ एक्सपीरियंस हुआ है किसी प्रेत आत्मा के साथ? हाँ, क्योंकि मेरे सारे क्लाइंट्स जो होते हैं वो बहुत पोजेशन में आते हैं,
तो बहुत एक्सपीरियंस हुआ है। एक लेडी मेरे पास आई थी, मैं आपको 2 एग्जांपल्स देती हूँ। एक लेडी ऐसे ही बैठी थी मेरे पास जब पहली बार मैंने ये काम नया नया शुरू किया था, और हमारे बीच में एक टेबल था, और मैं उससे पूछती रही कि आप बताइए, फ़र्ज़ करिए उसका नाम हम कुछ भी रख लेते हैं, जैसे कि प्रिया, जो कि उनका नाम नहीं है, और मैं पूछ रही थी उनसे कि प्रिया कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, ऐसे देख रही थी मेरे ऊपर। तो मैंने कहा कि अच्छा आपका नाम क्या है? प्रिया है। मैंने कहा नहीं, आपका नाम प्रिया तो नहीं है। ऐसे करते करते क्वेश्चनिंग चलती रही। थोड़ी देर के बाद उसने कहा कि अब मैं थक गई हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, आप पानी पी लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ऐसे करके उन्होंने सर नीचे किया, और ये मेरे ऑफिस की ही बात है। सर नीचे किया, और मैंने सोचा अब फिर शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। तो मैंने कहा कि आप बता नहीं रही हैं आपका नाम क्या है। और एकदम उन्होंने अपना मुंह उठाया और बिल्कुल ब्लू आइज, जैसे मूवी में दिखाते हैं। तब तक मुझे पता नहीं था कि किसी की आइज का कलर चेंज हो सकता है। ओके। ऐसे एकदम देख के मुझे कहा, बताया तो है कि मेरा क्या नाम है। और मैंने सोचा, उस समय 1 मिनट के लिए इंसान ऐसे थोड़ा पीछे हो जाता है कि क्या, क्योंकि बिल्कुल इस रेंज पे यस। आपके ऊपर एकदम कोई चिल्ला रहा है, एंड आपको पता है कि ये एक आत्मा है। और तब उसने अपना नाम कुछ और बताया तो है मेरा नाम कुछ और है, प्रिया नहीं बोला। ओके। जो भी वो उस पर्सन का नाम था, थी वो औरत ही। ओके। ये जो मेरी क्लाइंट थी वो 27 साल की थी, मैरिड नहीं थी। इसकी मैरिज ही नहीं हो रही थी, क्योंकि सारे जो इसके रिलेशनशिप्स थे वो ये कहते थे कि जब भी हम इसके क्लोज जाने की कोशिश करते हैं, इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत अजीब सी कोई बन जाती है। ऐसे लगता है कि इसकी एज 50 के ऊपर है, और ये कुछ ऐसी चीज़ें बोलती है जिससे हम बहुत डर जाते हैं, तो हम बैक ऑफ हो जाते हैं। तो ऐसा उसके साथ एक पैटर्न चल रहा था। तो उसकी क्लियरिंग के लिए जब वो मेरे पास आई, तब तक मुझे पता नहीं था कि इसके अंदर से भी कुछ निकलेगा। एकदम उसने मुझ पे ऐसे करके अटैक किया, और फिर क्या चॉइस थी? फिर मैंने 1 मिनट के लिए पीछे होने के बाद मैं आगे हुई, मैंने कहा अब आप बताइए आप चाहते क्या हैं? तो उसने कहा कि मैं बिल्कुल अनफुलफिल्ड थी, और मैंने जिस पे भरोसा किया उसने मुझे बिल्कुल धोखा दे दिया, और अब मैं सब आदमियों से बदला लूँगी। ओके। तो जो भी अब इसके पास आएगा, जो भी है, वो प्लेजर मेरा होगा, लेकिन मैं अब नहीं छोड़ूंगी। तो उनके ऊपर वो एक टाइप का मार्क छोड़ देती थी इंटीमेट होने के बाद, और वो आदमी फिर बीमार पड़ने लग जाते थे ओह। अलग अलग लेवल्स पे। किसी को मेंटल कंडीशन हो जाती थी, किसी की तबीयत की, एक का पेट खराब रहने लग गया। ओके। तो वो अपना कोई ना कोई नेगेटिव एलिमेंट उनके अंदर डाल देती थी। लेडीज ज्यादा आई थिंक कैप्चर हो जाती है इन एनर्जीज से, ऐसा कुछ होता है? नहीं, आदमी भी होते हैं। लेडीज की एक डिफरेंस ये रहता है कि क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनका ऑरा जो है थोड़ा वीक हो जाता है, या वो एकदम चाइल्ड बर्थ के बाद ऑरा जो है थोड़ा वीक हो जाता है, थोड़ी सेंसिटिव ज़्यादा होती हैं। पर पोजेशन के केसेस इक्वल होते हैं। कई बार छोटे बच्चे भी पोजेस्ड हो जाते हैं स्पिरिट से, इसमें आई गेस उनका कोई रोल नहीं होता बट स्टिल वो पोजेस हो जाते हैं, तो ये क्यों होता होगा? स्पिरिट्स को हमसे एनर्जी चाहिए, और उनको उन पे फीड करना होता है इंसानों के ऊपर। चाहे वो इंसान छोटा हो या बड़ा हो तो ज़्यादा एनर्जी। लेकिन छोटे जो बच्चे होते हैं वो अनप्रोटेक्टेड होते हैं, इसीलिए आप देखेंगे इंडिया में उनको काला धागा पहना देते हैं या नज़र बट्टू लगा देते हैं, और बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं। कभी कभी छोटे बच्चों की पोजेशन इसलिए होती है क्योंकि वो पास्ट लाइफ से कोई एंटिटी अटैचमेंट ऑलरेडी लेके आ रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं उनके बच्चों को, उनके पेरेंट्स को और उनके घर वालों को इसके साइंस बहुत पहले मिल जाते हैं। जैसे कि उनके होने से पहले नहीं, होने से पहले भी मिल जाते हैं। उनके बहुत बार ऐसे लगता है कि मिसकैरेज होने वाला है, या कुछ गलत होने वाला है, बहुत डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसी होती है। दूसरा ये होता है कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो रात भर नहीं सोता, हाथ पैर मारता रहता है, चिल्लाता रहता है। कभी कभी एनिमल्स भी उसके साथ जागे रहते हैं, पेरेंट्स भी बड़े परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे केस में वो एक ऐसी चीज़ देख पा रहा होता है जो पेरेंट्स नहीं देख पा रहे होते। ऐसा भी कहते हैं कि छोटे बच्चों को बहुत स्पिरिट्स दिखाई देती हैं, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन ये जहाँ पे उसको थ्रेटन फील हो रहा है, उसको फील हो रहा है कि कोई मुझे मार ही देगा, और वो रोए जा रहा है, कोई मेडिकल रीज़न नहीं है, कोई पेट में दर्द नहीं है, कुछ नहीं है। तो पास्ट लाइफ से बहुत लोग कैरी करके आते हैं, पास्ट लाइफ अटैचमेंट। अगेन ये आकाशिक रिकॉर्ड से हम पता लगा सकते हैं। और क्यों ऐसा होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए, और उनको लगता है कि बच्चे का ऑरा बहुत सॉफ्ट है, बहुत वीक है, तो इजी होता है उनको अटैक करना।
अच्छा, मैं अब थोड़ा पर्सनल आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी। जब आपको, मैं तो आपकी बात से डर गई थी खैर, लेकिन जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब आपको फर्स्ट टाइम सबसे पहले लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ होगा, पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर विच एवर एनर्जी इज, जब उसका एक्सपीरियंस आपको हुआ होगा, तब आपका मेंटल स्टेट, मेंटल लेवल क्या रहा होगा? मैं फेंट हो गई थी। आप फेंट हो गए थे? मैं फेंट हो गई थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। तो मैं अपनी एक फ्रेंड के कहने पे, तब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही थी, लेकिन मुझे अपनी शक्तियों का एहसास होने लग गया था। पर क्योंकि इंडिया में स्पिरिचुअलिटी, मीडियमशिप कोई सिखाता नहीं है, लोगों को लगता है हमने रेकी कर ली या हमने आर्ट ऑफ लिविंग कर लिया या हमने कुछ भी कर लिया, कोई भी मोडालिटी, तो ये एक स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है। ये बात सही है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड तरीके से कोई ये नहीं कहता कि अगर सामने से कुछ आए तो आपको क्या करना चाहिए। ना ये हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना कॉलेज में। तो उन फ्रेंड ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, क्या आप मेरे पास थोड़ी देर के लिए विज़िट करने आ सकते हो। और मैं ऑफिस के बाद गई, 7 साढ़े 7 का समय रहा होगा, और बड़े से घर में वो थी, और उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। तो मैंने जब बेल रिंग किया तो उनकी मदर ने दरवाज़ा खोला और उन्होंने कहा कि हाँ वो अंदर हैं। मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने कहा ठीक है, और एक मेड थी, मेड मुझे अंदर ले गई। वो वहाँ पे लेटी हुई थी और बिल्कुल पर्दे बंद थे और अंधेरा था। तो मैंने कहा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा मुझे माइग्रेन लग रहा है और आप मेरे पास थोड़ी देर बैठ जाइए। मैं बैठ गई, काफ़ी देर तक हम बात करते रहे। तो उन अचानक से मुझे लगा कि उनके अंदर से वो करा रही थी, तो जैसे हम दर्द में कराते हैं लेकिन उनकी जो थी वो थोड़ी अलग साउंड कर रही थी उनकी आवाज़ से। तो मुझे लगा, तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ मेरे को यहाँ से निकालो, मेरे को यहाँ से निकालो। तो मुझे लगा अंदर कुछ है। तो मैंने कहा मैं कैसे निकालूँ मुझे? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और मैंने उनको हीलिंग दे के सुला दिया। मैंने सोचा कि जब नहीं निकालना आता। और थोड़ी देर के बाद वो उठी, उन्होंने कहा मेरे को बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो मैंने क्या सोचा कि एज ए हीलर मैंने उनको उस समय के लिए आराम दे दिया। उन्होंने पर्दे वगैरह खोले, रात हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कुछ खाओगे? तो मैंने कहा हाँ, बहुत अच्छी पकौड़ों की स्मेल आ रही है और मेरे को पकौड़े का मन कर रहा है खाने का, जो भी आपकी किचन में है आप मुझे ला दीजिए। तो उन्होंने मेरी तरफ थोड़ी अजीब तरीके से देखा और उन्होंने कहा कि अच्छा। उन्होंने अपनी मेड को बुलाया और बोला कि किचन में से ले आओ, और वो एक जूस का ग्लास लेके आ गई। मैंने कहा नहीं, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो पकौड़े खाने हैं जो आंटी ने बनाए थे। फिर उन्होंने मेरी तरफ अजीब से देखा और हम किचन में गए और वहाँ पे पूरी पकौड़ों की खुशबू थी, लेकिन कोई भी पकौड़े नहीं थे। तो मैंने उसको बोला लेकिन फिर बनाए होंगे आपने, कहीं रखे होंगे। तो वो कह रही है कि आपको क्यों लग रहा है कि यहाँ पे पकौड़े थे? तो मैंने कहा आपको खुशबू नहीं आ रही? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा अच्छा आप आंटी से पूछ लो। तो उन्होंने कहा कौन सी आंटी? तो मैंने कहा अपनी मदर से पूछ लो। उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने मेरी तरफ देख के कहा कि मेरी मदर को पास हुए 21 साल हो चुके हैं। शिट। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, जिन्होंने दरवाजा खोला था उनसे पूछ लो। तो उन्होंने कहा कि मेरे और मेड के सिवाय घर में कोई नहीं है। OMG, सीरियसली? तो मैंने कहा आप सीसीटीवी लगा के दिखाइए मुझे कि किसने दरवाजा खोला। सीसीटीवी में दरवाजा, मैंने बेल बजाई, वो बाहर का कैमरा दिखा रहा है, और मैंने ऐसे करके दरवाजा पुश किया, वो अंदर का कैमरा दिखा रहा है, और दूसरी तरफ कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा दरवाजा तो खुला था। और मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, ऐसे मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ, सीसीटीवी में दिख रहा है कि मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, लेकिन सामने कोई नहीं है। तो मैं कैप्चर्ड हूँ, सामने कोई नहीं है। वो कह रही है मेरी मदर को गुजरे हुए 21 साल हो चुके हैं। सिर्फ मेड थी और वो आपकी और मैंने फ्रेंड उनको थी। बोला कि उनकी डेथ कैसे हुई? तो उन्होंने कहा वो एक मेंटल उसमें थी, इंस्टीट्यूट में, और उनकी लास्ट विश यही थी कि मुझे बाहर निकल के अपने घर में जाके मरना है, पर उनके पास लास्ट टाइम पे कोई जा नहीं पाया। तो अब वो घर में थी? तो अब वो इनके अंदर आती हैं और कहती हैं मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे किसी तरीके से तो बाहर वो निकालो। माइग्रेन का जो उनको पेन था वो इसी क्या वजह से था। ओके। और उसके बाद ये सुनने के बाद थोड़ी देर के बाद जब मैं अपनी गाड़ी में गई तो मैं फेंट हो गई, ये पूरी चीज़ को इमेजिन करते हुए कि मेरे साथ क्यों हुआ। क्योंकि एक इंसान सोचता है कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है। वहाँ मुझे पता चला कि ये मेरा काम है, मैं इन लोगों को सुन सकती हूँ, मैं इनको देख सकती हूँ, जो शायद नॉर्मल लोग नहीं देख सकते। आप यूके का कोई इंसिडेंट बता रहे थे? यूके में बहुत साल पहले मैं घूमने गई थी,
और किसी ने मुझे बताया भी था कि ये एरिया थोड़ा सा हॉन्टेड है, लेकिन तब तो बिल्कुल ही मैं इन चीज़ों पे कम विश्वास करती थी। तो रास्ता पूछने के लिए हम रुके और हमें कोई नहीं मिला रास्ता बताने के लिए। मैं और मेरे एक फ्रेंड गए थे और चलते चलते, आपको पता है कितना चलना पड़ता है, कुछ नहीं दिखता, चलते 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 बहुत ही रात हो गई, 11 साढ़े 11 हो गए होंगे। और हमें लगा कि अगर हमें अब कुछ खाने को नहीं मिला तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और सडनली हमने देखा कि हमारे आगे एक 7 साल का लड़का चल रहा है। ओके। तो हमें समझ में नहीं आया कि ये अंधेरे में था, हमें दिखा नहीं, ये कहाँ से आया। हमने उसको आवाज़ दी, वो आवाज़ सुन के रुक गया पर वो मुड़ा नहीं। ओके। तो हमने सोचा चलो ये भी थका हुआ होगा, हम इसके आगे ही चले जाते हैं। हम आगे गए और उसने ऐसे करके हमारी तरफ देखा, नॉर्मल बच्चा था। हमने उसे पूछा कि भाई यहाँ पे कुछ है, तुम कहाँ हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। वो देखता रहा, मुझे लगा शायद सुन नहीं सकता या कुछ ऐसा। उसने जब अपना मुंह खोला आवाज़ हमें वो करने के लिए, उसका फेस पूरी तरह से ओल्ड हो चुका था और एक ओल्ड मैन की आवाज़ उसके अंदर से आई, यू आर इन द रॉन्ग प्लेस। इतना पास से देखकर मैं आपको नहीं बता सकती कैसा लगता है। इट्स स्कैरी। और मुझे लगा कि बस अब हम इधर ही हैं, बस अब दिस इज द एंड ऑफ दिस लाइफ। और उसने कहा कि वो हमें एक चांस दे रहा है, अगर हम उससे एक भी सवाल बिना पूछे और बिना अपने मुंह से एक वर्ड भी आपस में डिस्कस किए, आधा घंटा एक डायरेक्शन उसने दिखाई, इसमें चले जाएंगे तो हम बच जाएंगे। और मुझे ये डर था कि जो मेरी फ्रेंड है वो ना कुछ बोल दे मैं तो नहीं बोलूंगी अपने ऊपर तो, और उसको मेरे लिए यही डर था। और हम जैसे भागे वहां से, पर वो उस बच्चे का चेहरा चेंज होता हुआ, एक बच्चे के अंदर से काफी ओल्ड इंसान की आवाज निकलना, It's something else. इट्स समथिंग एल्स। Yes. I'm getting goosebumps and I'm scared. I don't know. आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं हम। जी। ठीक है। अब ये हमारी ऑडियंस के ऊपर है कि वो इन सब को स्टोरी लेते हैं या फिर एक रियलिटी समझकर एक्सेप्ट करते हैं। So thank you so much, ma'am, थैंक यू। for coming on the show. थैंक यू। Okay, goodbye.